ली है। कल देर रात तक संसद में विपक्ष के सांसदों ने मनरेगा को हटाने का विरोध किया और आज सुबह सुबह फिर विपक्ष ने संसद परिसर में हल्ला बोल किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी इस विरोध प्रदर्शन में सामने रहे। और ये वीडियो जरा देखिए, इसको पूरा फुल स्क्रीन लेकर हम आते हैं, जरा क्या चल रहा है, नारेबाजी और बाकी, और कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जरा सुनिए। वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, सोनिया गांधी वापस दो, वापस दो, वापस दो, मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, मनरेगा जिंदाबाद, 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 मनरेगा जिंदाबाद। तो सुन रहे थे आप, देख रहे थे आप, यहां ये विरोध प्रदर्शन विपक्ष का मनरेगा का पूरा इस पूरे नियम को, इस कानून को ही बदल डाला गया और अब नया कानून जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। कांग्रेस के ये बुजुर्ग नेता बढ़ती ठंड और प्रदूषण के बावजूद मैदान में उतरे हैं ताकि गरीबों के काम का हक बचा रहे। मनरेगा में केवल नाम बदलना मुद्दा नहीं है दोस्तों, बल्कि असली लड़ाई काम के हक को बनाए रखने की है। और इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है मीडिया से चर्चा में, जरा उसे भी सुनिए। ये देखिए, मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे। तो ये लोगों के राइट को छीन रहे, हक को छीन रहे। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लेती है। अरे नाम का क्वेश्चन नहीं भैया, महात्मा गांधी का तो नरेगा के बाद नाम लगा, क्वेश्चन ऑफ राइट। तो सुन रहे थे आप, इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को शेयर करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि यह मनरेगा का केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना की योजनाबद्ध हत्या है। इसी तरह प्रियंका गांधी ने भी आज संसद में मीडिया के जरिए मोदी सरकार को संदेश दिया है कि अब पूरा विपक्ष मिलकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ उतरेगा। आइए जरा सुनिए प्रियंका गांधी को। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा इस स्कीम की ज़रूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। जी, मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी, तब बोल लेंगे।
प्रदूषण पर पूरा भाषण तैयार था, लेकिन यहां कुछ और बात हो रही है। प्रियंका गांधी ने बता दिया कि जी राम जी, बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है, हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे। ये बात यहां बता रही थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जो हैं यहां उनसे प्रदूषण के बारे में बातें कही, लेकिन इस पर सभी विपक्षी पार्टियां सहमत हैं, ये बात भी कह रही थी प्रियंका गांधी, और ये दिख भी रहा है। तमाम विपक्षी दल एक साथ विरोध प्रदर्शन में संसद परिसर में आप देख रहे हैं। मोदी अभी तो विदेश दौरे के अंतिम चरण में हैं और अब वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही भारत में कदम रखेंगे उन्हें अपनी चालाकी करने में हुई गलती का एहसास हो जाएगा। वैसे मोदी सरकार पहले कार्यकाल से मनरेगा के विरोध में थी, और याद कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 में लोकसभा में एक बहस के दौरान, और वो बजट सेशन था, उस बहस के दौरान मनरेगा योजना को कांग्रेस सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्मारक कहा था। मोदी ने कहा था कि यह योजना दर्शाती है कि कांग्रेस अपने लंबे शासनकाल के बावजूद गरीबी उन्मूलन में विफल रही, जिसके कारण लोगों को गड्ढे खोदने जैसे अकुशल शारीरिक श्रम के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा था उस वक्त 2015 में कि वो इस योजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि इसे गाजे बाजे के साथ जारी रखेंगे, ताकि दुनिया ये जान सके कि पिछली सरकारें कितनी विफल रही थीं। चलिए जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी को, 2015 की बाइट इसी लोकसभा में और बजट सेशन में ये बात कह रहे थे, लेकिन जो उस समय कह रहे थे अब क्या कुछ है वो आपके सामने है, सुनिए जरा। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे, या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा, और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं। तो सुन रहे थे आप नरेंद्र मोदी को। उस समय मोदी को कांग्रेस की विफलताएं गिनाने की जल्दी थी। 10 सालों की यूपीए सरकार पर कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये सब कुछ उस समय देखा था, आप जानते हैं, और देश ने देखा था कि कैसे यहां नरेंद्र मोदी जो हैं वो विफलताओं को गिना रहे थे। और कांग्रेस की सरकार थी उस समय 10 साल तक, और यूपीए सरकार पर कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, अन्ना आंदोलन चलाकर कांग्रेस के लिए नाराजगी बढ़ाई गई, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में मनरेगा को असफल बताकर नरेंद्र मोदी उस नाराजगी को भुना रहे थे। हालांकि 5 साल बाद कोविड में इसी मनरेगा के कारण गांवों को सहारा मिला, यह बात सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मानी है। और अभी जी राम जी विधेयक पेश करने में भी यह कहा गया है कि मनरेगा के कारण 20 सालों तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत मिली, बल मिला। अब उसी मनरेगा को मोदी हटाने की कोशिश में है, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने खुद को कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया है।
चुनाव चोरी, संविधान खत्म करना, महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, आतंकवाद, कई गंभीर मुद्दों पर सरकार के पास ढंग का जवाब नहीं है। संसद का अनमोल समय वंदे मातरम पर बहस में गवा दिया गया, लगा दिया गया और अब जबरन मनरेगा पर विवाद खड़ा कर दिया गया है। अगर बीजेपी यह मान रही है कि इससे देश का ध्यान बटेगा तो शायद वो गलत सोच रही होगी, क्योंकि विपक्ष सरकार की पोल खोल रहा है। अखिलेश यादव ने चुनाव चोरी पर कैसे योगी सरकार को घेरा है। बात सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, जरा योगी सरकार की तरफ भी चले। योगी सरकार को अखिलेश यादव ने कैसे घेरा है, जरा अखिलेश यादव ने घेरा है, जरा सुनिए। और प्रति विधानसभा 84,000, तो अब चुनाव कैसे जीतेगी बीजेपी? जब मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर ली है तो इसका लाभ बेईमानी करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन से मिलकर बेईमानी करना शुरू करेंगे, समाजवादियों का वोट कटवाएंगे। धमकी दी जा रही है हम लोगों को कि आपके अभी तो इतने कटवाए, अभी और कटवा देंगे। तो चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव होता था, याद कीजिए, डीजीपी हटा दिया, मुख्य सचिव हटा दिया, ये अधिकारी हटाए, होते अधिकारी, ये खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं वोट कटवाने की, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर? चलिए, बहुत धन्यवाद। उधर ही बैठा लेना, उनकी हम लोग मदद करेंगे। बीएलओ की 2 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं और चुनाव आयोग से मांग की है कि उनके परिवार उनकी मदद करें। तो सुन रहे थे आप, यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम ने यानी योगी आदित्यनाथ ने खुद वोट चोरी की बात मान ली है। हमें धमकियां मिल रही हैं कि वो हमारे वोट हटा देंगे। चुनाव आयोग को कैसे गांव से लेकर शहरों तक का काम करना चाहिए, ये सारी बातें इस चर्चा में यहां अखिलेश यादव ने बताई हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, ये भी यहां अखिलेश यादव बता रहे हैं। अब चाहे चुनाव आयोग हो दोस्तों या बीजेपी, विपक्ष को अगर इनके कामों में गलतियां दिख रही हैं तो वो मुखरता के साथ इसे उठा रहा है। मीडिया के प्राइम टाइम में या अखबारों की सुर्खियों में भले ही बीजेपी को कवरेज मिलता रहे, विपक्ष की आवाज गायब रहे, लेकिन फिर भी समाज तक, गांव-गांव तक ये बातें पहुंची रही हैं कि कैसे बीजेपी एक के बाद एक हक मार रही है, गरीबों का हक मार रही है। और इन सब के बीच मनरेगा सबसे ज्यादा, अगर मनरेगा किसके लिए? मनरेगा गांव के उन गरीबों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार गारंटी योजना है ये, और रोजगार की गारंटी को ही अगर उसी हक को अगर छीना जाएगा, आप देखिए जैसे जैसे, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो आधार कार्ड की बात हो, यूआईडी की बात हो, यूएआईडी, और जहां पर आप आधार के जरिए आपकी पहचान होती थी उसकी बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे, ऐसी तमाम गारंटियों को कैसे कुचला जा रहा है। सूचना का अधिकार, उसको कैसे खत्म तो नहीं, लेकिन उसको भी बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है या सुषुप्त अवस्था में पहुंचा दिया है। आखिर क्यों? आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है? नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मोदी को, अभी आपने सुना कि राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा है। क्या ये वही समझ है, वही सूझबूझ है जहां से आप विपक्ष को खत्म कर रहे हैं? और न सिर्फ विपक्ष को, बल्कि आप ग्रामीण जनता को, इस देश की आबादी, जो आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी ने ज्यादा चालाकी दिखाने में कर लिया है अपना नुकसान, मोदी सरकार ने क्या कर ली है बड़ी गलती, और आर पार के मूड में कैसे है विपक्ष, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, क्या कुछ चल रहा है उधर संसद में? तो बताएंगे हम आपको। सबसे पहले ये कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि ये वीडियो दिखाया जाना बहुत, हम उस दिन लोकसभा में थे, प्रेस गैलरी में, और पूरा भाषण सुना नरेंद्र मोदी जी का। जी, आपकी आवाज कट रही है शकील जी, आपकी आवाज कट रही है। तो वीडियो आपका डाउन है, शायद वीडियो डाउन है। मैं कहूंगा दोबारा आप जुड़िए, जल्दी से आता हूं इधर प्रशांत टंडन जी के पास। वीडियो डाउन चल रहा है आपका, दोबारा आप जुड़िए प्रशांत जी। वीडियो तो मैं देख रहा हूं सबका। पंकज जी
पंकज जी आपके पास ही आता हूं। पंकज जी आपका वीडियो ठीक दिख रहा है और बाकी तमाम हमारे तीनों साथियों के वीडियो खराब दिख रहे हैं। पंकज जी ये योजना, और उसमें भी आप देखिए कल रात को 1-1:30 बजे तक, आज भी कहा गया है रात भर, आखिर क्या जल्दबाजी है? मतलब सब कुछ अभी कर लेना है। आवाज नहीं आ रही हमारी? प्रशांत पंकज जी के पास आवाज नहीं आ रही है। चलिए अब ये हमारे यहां से टेक्निकल फॉल्ट है, ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। राजीव जी इंटरनेट का या कनेक्टिविटी आपके वहां जी? शकील जी आ रही आवाज? शकील जी की आवाज वीडियो ठीक? जी ठीक है, वीडियो ठीक हुआ हमारा? जी 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 बिल्कुल, बोले जी बोलिए। हाँ, तो राजीव जी हम ये कह रहे थे कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया। ये जो मोदी जी कह रहे थे कि दुनिया को बताया जाएगा, तो आपको बता दिया। ये उस दिन हम वहां पे लोकसभा में थे, प्रेस गैलरी में, और ये पूरा भाषण मोदी जी का सुना था। और उन्होंने जब ये कहा था कि दुनिया को बताया जाएगा, तो क्या लिखा था उतना तो याद नहीं है, मगर शायद ये लिखा था कि ये भारत की गलतियों को अब दुनिया में बताने जा रहे हैं। और अब वही हुआ। अभी राहुल गांधी वहाँ BMW के वर्कशॉप में गए, वहां की फैक्ट्री में गए, और यहाँ पे कह रहे थे कि देखिए राहुल वहां की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ कर रहे हैं और हमारी कमियां बता रहे हैं। ये काम तो आपके मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही शुरू हो गए थे। साफ कह रहे हैं कि दुनिया को बताया जाएगा भारत की गरीबी, भारत की कमजोरियां। दूसरी बात, ये जो है वो कहते हैं कि मुझे राजनीतिक सूझबूझ है। ये राजनीतिक सूझबूझ उनकी नकारात्मक सूझबूझ है, जो तब से लेके आज तक जारी है। वो जो भी करते हैं वो दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए। तो ये जो है वीडियो दिखा के आपने वो सारी कहानी बता दी। खैर देखिए, आज जो है कल रात को 1:30 बजे तक चर्चा हुई मनरेगा के ऊपर। जो किसान को, गरीब को, गांव के लोगों को रोजगार का अधिकार उससे कम करने को, और 11 बजे जब संसद शुरू हुई उससे पहले कांग्रेस ने, सारे विपक्ष ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया, विरोध किया, और सुबह से ये शुरू कर दिया। और उसके बाद हाउस में जाकर लोकसभा में कांग्रेस का और विपक्ष का प्रदर्शन और विरोध जारी रहा। वेल में आ गए सारे के सारे विपक्ष के सदस्य। जो कॉपी थी बिल की वो फाड़ के फेंकी, और उनके भाषण में ये सारे सवाल उठाए कि ये आप रोजगार के अधिकार को क्यों खत्म कर रहे हैं, आप गरीबों के विरोध में क्यों आ गए हैं। लेकिन सरकार ने बिल पास कर दिया वो, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि बिल पास कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है कल तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी। क्यों? इसलिए कि उसके बाद प्रदूषण के ऊपर बहस होना थी, बहुत इंपॉर्टेंट। सब लोग सोच रहे थे कि चलो हो गया, तुमने पास कर दिया, राज्यसभा को भेज दिया। लेकिन अब जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली NCR की, और वो लखनऊ तक पहुंच गई। लखनऊ में मैच जो है, इंटरनेशनल मैच कैंसिल हो गया क्रिकेट का। आप कहते हैं कि पूरी दुनिया को बताया जाएगा, कि दुनिया को मालूम पड़ गया कि भारत में इतना पॉल्यूशन है कि वहां क्रिकेट नहीं हो सकता है, वहां मैच नहीं हो सकता है, खिलाड़ी वहां खेल नहीं सकते हैं। तो प्रदूषण के ऊपर आपने बहस नहीं होने दी। अब यहां से राज्यसभा में पहुंच गया है मनरेगा वाला बिल, राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, आज जो बोला है खड़गे जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है और बहुत ही सही बोला है। उन्होंने इसे एक व्यापक दृष्टि दे दी, एक लार्जर व्यू दे दिया कि भाई गांधी के नाम का मतलब नहीं है। गांधी के साथ तो तुम शुरू से, पहले दिन से करते चले आ रहे हो, 1948 से करते चले आ रहे हो। उनकी मूर्ति को उठा के तुमने पीछे पहुंचा दिया। उनके जो चित्र होते थे सारे के सारे, खादी आश्रम के खादी का जो कैलेंडर होता था उसमें होता था, वो हटा दिया, हर जगह से हटा दिया। जो PIB का निकलता था वहां से हटा दिया। आपने ये जो रोजगार की गारंटी का अधिकार था गरीबों का, वो छीन लिया। ये सबसे बड़ी बात है। पिछड़ों का, दलित का, छोटे किसान का और भूमिहीन किसान का, ये सबसे बड़ी बात है। जो 100 दिन का उसको काम मिलता था गारंटी के साथ, जब वो काम मांगता था, काम उसको देना पड़ता था, वो अधिकार अब आपने खत्म कर दिया। कल जब फसल का टाइम आएगा तब नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात कि बजट नहीं होगा तो नहीं देंगे। बजट तो कभी होगा ही नहीं। और प्रियंका ने इसको एक और व्यापक दृष्टि दी है।
प्रियंका ने कहा कि ये जो है कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। कैसे? आपने कहा है कि पैसा जो है राज्य सरकार को देना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास तो पैसा है नहीं है, और हर राज्य सरकार हाथ उठा देगी, मना कर देगी कि हमें काम नहीं करवाना, हमारे पास पैसे नहीं है, योजना ठप। ये बहुत बड़ी बात प्रियंका गांधी ने कही है कि आपने इसमें प्रदेश सरकार को पैसा देने की बात करके इस योजना को आपने खत्म कर दिया। तो ये जो है आज का दिन जो है वो सोच तो रही है बीजेपी कि उसने पास करा लिया, लेकिन ये विपक्ष के नाम रहा आज का पूरा दिन। पास होने से तो आप करवा ले, पास संख्या बल है, कुछ होगा नहीं। ये मैसेज गया कि आप गरीब के, किसान के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, और गांवों में अब जो है आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। हमने पहले भी बताया था कि जब 2005 में मनरेगा शुरू किया था, उसके बाद गांवों में इकोनॉमी में बढ़त हो गई थी, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया था, बाजारों में पैसा आने लगा था, और इसका फायदा सबको होने लगा था। आज फिर गांव में वही हालत हो जाएगी, गांव में नहीं होगा, गांव में पैसा नहीं होगा, और उससे जो है पूरी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूं। और पंकज जी आ रही आवाज़? जी पंकज जी, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि इस बिल को लेकर और जो विरोध है, क्या इस विरोध को, एक तो लोकसभा में पास करवा लिए जी राम जी बिल, अब राज्यसभा में आज रात भर चलेगी बात, फिर वैसे ही जैसे कल चली लोकसभा में, और इतनी जिद क्यों? और इस जिद के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? आखिर अभी ही इसी सेशन में पास करवाना है, इसको सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजना है, कहीं नहीं भेजना है, क्या ये जिद क्यों? आपकी जो कमेंट्री थी उसके अंदर से मैं शायद एक बात को जरूरत करूंगा कि उसको संपादित करूं। आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी के विदेश दौरे का अंतिम चरण है। मैं थोड़ा सा इसको उनके भारत आगमन का अंतिम चरण है। ये जो अभी विदेश गए, जी ठीक है जी। हुआ ये देखिए, मोदी जी और आरएसएस की जो योजना 400 सीट पाने के बाद थी, वो योजना तो वो आज भी कायम है। वो संसदीय लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। वास्तव में उनकी जो असली मंशा है, जी राम जी नहीं है। जी से उनको भी 7 कदम आगे और बढ़ना है। इंग्लिश एब्रेविएशन के हिसाब से यदि आप 7 कदम आगे बढ़ेंगे तो एन पे आ जाएंगे। एन यानी नाथूराम जी। वो असल में जी से चढ़ते हुए नाथू तक जाना चाहते हैं। गांधी शब्द उनकी मजबूरी है, गांधी शब्द से उनको परहेज है, और इसीलिए जब प्रियंका गांधी राजनीति में आई थी तो इन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी कि वाड्रा बोला जाए, इसको वाड्रा बोला जाए, लेकिन वो उनकी योजना चली नहीं है कि इनकी छोटी सी कुत्सित सियासत है। एक इतना बड़ा, आप एक देश के करीबन 18 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई योजना का में आप बदलाव कर रहे हैं, तो आपको उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजने में क्या तकलीफ है? संसदीय व्यवस्था तो यही कहती है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो एक प्रकार से लघु संसद होती है, जिसके अंदर सभी दलों के सदस्य अपनी बात को खुल के कहते हैं, उसके अंदर संशोधन करते हैं, क्योंकि जो मुख्य सदन है वो तो केवल काउंट दी हेड होता है, सिर गिने जिसके उसके हैं। लेकिन जो ईमानदारी से संसदीय तंत्र की मूल भावना थी कि प्रत्येक सांसद का बराबर अधिकार है कानून बनाने में, वो संसदीय समिति से जी। इस प्रकार की हरकतें करके मोदी जी और आरएसएस से बताना चाहता है कि हम भले जीत रहे हैं, हम भले कम सीट लेके आए हैं, मैं बार बार बोलूंगा कि ये अल्पमत की सरकार है। अल्पमत की सरकार के बावजूद वो अपना जो मूल मंशा है कि संसदीय मूल्यों की हत्या करती जाए, उसके लिए वो तत्पर है। आरएसएस और बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि आमतौर पर इनको शहरों की पार्टी कहा जाता है, वो गांवों में इनकी पकड़ कमजोर है।
ये ग्रामीण मतदाताओं को किसी तरीके से कुचलना चाहते हैं और चाहते हैं कि ग्रामीण मतदाता केवल उन बातों पर टिके, क्योंकि किसान आंदोलन और 3 काले कानून वापस लेना आरएसएस और मोदी सरकार की बहुत बड़ी पराजय थी। और मुझे लगता है कि वो अभी उस पराजय का बदला लेने का जो जी के बाद अगला स्टेप है वो यही है इनका, कि ये ग्रामीण लोगों को किसी तरीके से कुचलना चाहते हैं। ये हमारे सभी पैनलिस्ट और हमारे दर्शक जानते हैं कि जब 2010 में पूरी दुनिया में रिसेशन था, इतनी कमजोरी की करेंसी को लेकर कि कई जगह विकसित देशों में भुखमरी की स्थिति आई थी, तब भी भारत में मनरेगा ने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला था, क्योंकि मनरेगा के जरिए गांव में करेंसी का फ्लो था और डेली कंज्यूमर आइटम जो थे उसकी बिक्री पे असर नहीं पड़ा था, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था टिकी रही थी। अभी मोदी जी का जब पिछला भाषण था कि योजनाओं में भ्रष्टाचार था, मोदी जी की किस योजना में आज की तारीख में भ्रष्टाचार नहीं है। अकेले मध्य प्रदेश में मकान बनाने की योजनाओं पे 1000 कुछ करोड़ का घपला तो 4 जिलों में मिला है। कोई भी सरकारी योजना होती है उसके अंदर पारदर्शिता, शुचिता और निष्पक्षता के लिए तंत्र को लगातार काम करना होता है। विश्व की कोई भी ऐसी जन कल्याण की योजना नहीं जिसके अंदर दुष्ट और चोर लोगों ने दखल नहीं किया हो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम योजना को आउटलेट रिजेक्ट कर दें। अब देखिए, इस योजना में जो संशोधन हुआ है उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य, फिर से कह रहा हूं, लोकतंत्र का इतना बड़ा खतरा है कि जो केंद्र और राज्यों के अंतर संबंध है, केंद्र और राज्यों के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, वो दीवार खत्म हो रही है। एक प्रकार से हर चीज में केंद्र सीधा दखल कर रही है। अब आप देखिए ना कि इसके अंदर आप देखिए राजीव गांधी ने देश को जो सपना बड़ा देन दी थी, सपना दिया था, तो पंचायती राज कानून था, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना था। ये जो संशोधन आया है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि पंचायती राज्यों के राज्य संस्थाएं जो हैं, पंचायत वगैरह, उनके अधिकार इतने कमजोर हो गए क्योंकि दाम से लेकर सब कुछ केंद्र तय करेगा, पंचायत के पास में कुछ रह ही नहीं जाएगा। यानी ये जो है, ये राजीव गांधी के सपने से लेकर, केंद्र राज्यों के सपने से लेकर और समाज के अंतिम व्यक्ति तक, यानी पंचायत तक आर्थिक और सामाजिक अधिकार हो, उस देश की जो परिकल्पना थी संविधान निर्माताओं की, उसके विपरीत है। और आप देख रहे हैं 5 किलोमीटर का दायरा और ठेकेदार से काम वाली की जो गारंटी, वो इसके हटने के बाद में इसमें लोगों को काम कहां मिलेगा। और जब चूंकि बजट और सब कोई नियम तय करेंगे केंद्र सरकार, तो जाहिर है कि तुमने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा नहीं दिया। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में, शायद आपको याद होगा, एक प्रोग्राम में मैंने पूरी लिस्ट गिनाई थी कि मध्य प्रदेश में केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं असफल हो रही है क्योंकि केंद्र ने पैसा ही नहीं दिया है उसके लिए। 11 योजनाएं ऐसी, तो एक इसका भी नाम लिख जाएगा जिससे आप खुश हो गए, जिस राज्य सरकार से उसको आप पैसा दोगे, जिसको नहीं होगा उसको रोक दोगे। अभी भी जैसे झारखंड सरकार का 1400 करोड़ के आसपास इन्होंने केंद्र का पैसा रोका हुआ है। तो ये सब जो है राज्यों की स्वायत्तता, राज्यों के अधिकार और राज्य की विधानसभाओं को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा और शर्मनाक कदम है। आप इसको व्यापक रूप से देखिएगा तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी राजीव जी, बहुत सही कह रहे हैं आप। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, और इससे कैसे विपक्ष, खासकर विपक्ष चूंकि विरोध कर रहा है, विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं और लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन सदन के अंदर ये बिल, जी राम जी, खासकर इस बिल को पास करवा लिया गया। इधर लोकसभा में, राज्यसभा में अभी इस पर चर्चा चल रही है, आज भी देर रात तक चर्चा चलेगी। लेकिन ये जिद है नरेंद्र मोदी की, और कह रहे थे, अभी से पहले आपको शुरुआत में सुनवाया था कि नरेंद्र मोदी बजट सेशन में 2015 में इसी मनरेगा को कह रहे थे कि ये जीता जागता, कांग्रेस का जीता जागता स्मारक है और पूरी दुनिया को इसको दिखाएंगे हम कि आज 60 साल बाद भी कैसे भारत को कांग्रेस ने गरीब बनाकर रखा है। लेकिन मनरेगा को बदलने के पीछे की रणनीति क्या है? अब पूरी की पूरी इस योजना को ही बदल दिया गया। कहा जा रहा है, यहां दावा किया जा रहा है कि 100 दिनों
की जगह हम 125 दिन रोजगार दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे विपक्ष और खासकर प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये भी राजनीति है, और नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि राजनीतिक सूझबूझ मुझ में और कुछ रहे न रहे, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ बहुत ज्यादा है। तो क्या वही राजनीतिक सूझबूझ से यहां विपक्ष को ही परास्त करने की कोशिश नहीं, बल्कि देश की जनता को परास्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी? सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। और क्या इसके जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी गलती कर रही है, और कैसे आर पार के मूड में यहां विपक्ष दिखाई दे रहा है? और आप देख लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईडी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की उम्र आप समझते हैं। सोनिया गांधी लगभग 80 की तरफ बढ़ रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे 80 के पार हैं। और ऐसे में इस प्रदूषण में इन दोनों का, बाकी नेताओं का रहना, लेकिन इन दोनों का विरोध प्रदर्शन में लगातार शामिल होना बहुत मायने रखता है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। कितना गंभीर मुद्दा इसे आप मानते हैं, और यहां से विपक्ष की जो गतिविधियां हैं वो कितनी मजबूत दिखाई दे रही हैं ओवरऑल इस सरकार के खिलाफ की बात अगर करें तो, मुखालफत की बात करें तो? जी देखिए राजीव जी, बड़ा पॉलिटिकल सेल्फ गोल है ये का, सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेल्फ गोल है अब तक का। और अभी तक आप देखिए कि वो राजनीतिक सूझबूझ की बात करते हैं, वाकई है, इसमें मानना पड़ेगा कि उनका हर बिल राजनीति के हिसाब से होता है, हर एक्शन राजनीति के हिसाब से होता है। वो 3 तलाक का बिल लाए, अपनी कंस्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए लाए। जो नफरत की चीज, उस खेती को ही खाद पानी देने के 3 तलाक का बिल ले आए। उसका मुस्लिम महिलाओं से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही वो वक्फ का बिल भी लेकर आए, और वो की नफरत की खेती को खाद पानी देने का बिल था। अपनी कंस्टिट्यूंसी को मजबूत रखने वाले बनाते रहे। लेकिन अब जो ये लाए मनरेगा को हटा, ये उनका अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेल्फ गोल है। मैं इस पे आऊंगा, लेकिन तीन कानून पास, उस पर जरा संक्षिप्त चर्चा कर लूं, उसके बाद फिर मैं पॉलिटिकल सेल्फ गोल कैसे वो बताऊंगा। देखिए मनरेगा में क्या क्या इन्होंने किया, क्या है जो नया लाए जी राम जी, 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया है। मनरेगा में 8 घंटे तक का था, उसको 12 घंटे कर दिया है। राज्यों का हिस्सा 100 रुपए में 40 रुपया, तो जो राज्य गरीब होंगे वो इस योजना को लाएंगे ही नहीं। सबसे बड़ा बात है कि आपने इसकी जनता से बदला लेने के लिए आपका नेट गड़बड़ है प्रशांत जी, नेट आपका गड़बड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोबारा आप जुड़िए तो अच्छा रहेगा। नेट में दिक्कत आ रही है, दोबारा जुड़िए। बहुत गंभीर बात आप बता रहे हैं, दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। तब तक अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूं जल्दी से। अमलेंदु जी, आपका नेट भी गड़बड़ है। आज क्या हो रहा है? ये मनरेगा का बिल पास करवाने के लिए इंटरनेट को भी थोड़ा डाउन कर दिया गया है क्या, कि किसी तरह जी राम जी बिल पास हो जाए? राम जी नैया पार कराएंगे क्या? राजीव जी, अब देखिए, राम जी तो खैर बेड़ा पार क्या कराएंगे, और नाराज हैं क्योंकि आज सुबह ही जो थे वो अवधेश प्रसाद जो हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे तो इनसे वैसी नाराज, जब राम को लाने गए थे तो राम जी तो हमको ले आए, तो राम जी तो नाराज है राजीव जी। तो ये अब कुछ भी करें, अब ठीक है भाई, आप इस समय सरकार में हैं, आपके पास बहुमत है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वोट से पथ तैयार हैं, तो आप गांधी जी के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राजीव जी, ये विपक्ष जो है आर पार के मूड में दिखाई पड़ रहा है, इसके भुगतान तो करना पड़ेगा सरकार को। जनता के बीच लोग जाएंगे और जो बात आएगी जनता के बीच, जनता भी इस बात को समझेगी कि किस तरीके से आप जो जनता की योजनाएं हैं, जो जनता के हित की योजनाएं हैं, आप उनको खत्म करना चाहते हैं। दूसरा राजीव जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे संसद में खड़े होकर 2015 में, जो हम लोग सुनवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कथन है उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री तो जारी रखना चाहते थे।
और ये मेरी राजनीतिक सूझबूझ पे आप भरोसा, आपका भी वही हाल है प्रशांत अमलेंदु जी, आपका भी वही हाल है। प्रशांत जी का भी अभी डाउन ही दिख रहा है। आप लोगों का पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इस बीच उधर एक महत्वपूर्ण बात और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा, ये बिल भी पास हो गया है और इसमें 100% बीमा में 100% जो है वो फॉरेन फंडिंग की बात है। तो ये एक अलग कहानी है। लेकिन हमारे चारों साथी, मैं देख रहा हूं चारों साथियों के वो, मैं अपनी तरफ से कहूंगा इसका मतलब है कि ग्लिच कहीं ना कहीं इधर हमारे साइड में है, क्योंकि सबके एक साथ नहीं हो सकता कि सबका इंटरनेट एक साथ खराब हो। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि चेक कीजिए भाई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये चर्चा और ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बहुत गंभीरता से इस प्रोग्राम को देखते हैं और मैं अपनी टीम से उम्मीद करता हूं कि ज़रा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों हम, और लेकिन नरेंद्र मोदी को एक बार मैं सुनाना चाहता हूं फिर से। आप लोग कहेंगे कि क्या सुना रहे हैं, लेकिन सुनना इसलिए ज़रूरी है कि तब और अब में, तब उस समय क्या कह रहे थे और अब क्या कर रहे हैं और कैसे कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन इन सब के बीच जब कोविड काल आता है तो यही मनरेगा इनके लिए संजीवनी, ये जो पूरा का पूरा संजीवनी का काम करता है। ये इस कानून के तहत कई ग्राम, यहां से शहरों से गांव में गए हुए लोगों को काम मिलता है। और इस बात का जिक्र कर रहे हैं जब इस बिल को पेश कर रहे हैं सदन में। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी को बजट सेशन में 2015 में क्या कह रहे थे। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं। तो सुन रहे थे आप यहां अमलेंदु जी, जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, आप अपनी बात रखिए। हाँ राजीव जी, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो किया है मोदी जी ने और उनकी सरकार ने, इसका भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका भुगतान नहीं करना पड़े। और मोदी जी जो बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस पर शक नहीं कर सकते, तो भाई आपकी सूझबूझ क्या हो गई है? आप तो कह रहे थे कि इसको रखा जाएगा, ये जो है स्मारक है विफलताओं का, तो आपने स्वीकार कर लिया कि ये विफलताओं का स्मारक नहीं है। तो ये राजनीतिक सूझबूझ कैसी है कि आप गड़बड़ा गए यहाँ आकर के? जो कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक था, आपने विफलताओं का स्मारक ही ढहा दिया। तो ये राजीव जी, और आपने अपनी विफलताओं का स्मारक खड़ा कर दिया। यानी आपने इसके जरिए ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक जो था वो कांग्रेस की विफलताओं का नहीं, कांग्रेस की सफलताओं का स्मारक था, और आप अपनी विफलताओं का स्मारक अब खड़ा कर रहे हैं। तो ये मोदी जी, राजीव जी बैकफुट पर लगातार आते चले जा रहे हैं। अब पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा जल्दी में हैं, क्या हड़बड़ी है? क्या मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव कराने से पहले ही पूरा देश बेचकर चले जाएं।
ये क्या इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो चूंकि जो भी बिल आ रहे हैं राजीव जी, वो भी सारी इसी दिशा में आ रहे हैं। अब चाहे जीराम जी से लेकर के और शांति तक और सबका बीमा, सबकी सुरक्षा तक, सब यही आ रहा है। आप बताइए राजीव जी कि रक्षा क्षेत्र में आप 100% FDI ले आते हैं, अब आप परमाणु क्षेत्र में भी आप FDI ले आते हैं। तो अब राजीव जी मान लीजिए कि कल को यहाँ आकर कोई दूसरी विदेश का व्यापारी जो है परमाणु हथियार बनाने लग जाए या परमाणु रिएक्टर बनाने लग जाए, उसके बाद फिर आप उससे कैसे निपट पाएंगे? अभी तो आपके परमाणु की सब चाबियां जो है तो आपके पास है, सरकार के पास है, कल को क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल इस तरह खड़े हो रहे हैं। तो ये राजीव जी सीधा सीधा देश बेचने की तरफ जो है मोदी जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। काफी कुछ बेच चुके हैं, लेकिन अब जो कुछ बचा है उसको भी बेचने पर तुले हुए हैं। अरे भाई, अगर सब बेच दोगे तो फिर बुढ़ापा कहाँ कटेगा? तो कुछ तो बचा के रखो देश के लिए, लेकिन पूरा देश बेचने पे आमादा है, तो बेचने पे तुले हुए हैं। तो राजीव जी मुझे लगता है कि इसका पुरजोर विरोध होगा, चाहे वो SIR किया जा रहा हो। राजीव जी SIR भी इसका मतलब देश बेचने की दिशा में एक कदम है। क्योंकि राजीव जी अगर आपको जनमत मिला है, आपको जनादेश मिला है, तो ये जनादेश देश बेचने के लिए नहीं मिला। आपको जनादेश मिला, अब हालांकि वो लंगड़ा जनादेश है कि कैसा जनादेश है उस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन आप 272 पार करके आप NDA की सरकार चला रहे हैं। तो अगर ये NDA को भी जनादेश आप मानते हैं, तो ये जनादेश देश बेचने के लिए नहीं मिला है, ये आपको देश चलाने के लिए मिला है। तो आप देश चलाने के बजाय देश बेचने पर आमादा हैं। तो राजीव जी, ये एक कहा जाए, नरेंद्र मोदी ने आज अपनी विफलताओं का स्मारक जो है वो लोकसभा से पास करा दिया है। राज्यसभा से भी अगर पास हो जाता है तो हम लोग भी ताली बजाकर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी विफलताओं का स्मारक स्थापित कर दिया है। और राजीव जी, इसके बाद फिर जो भी सरकार आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कब तक होंगे, कैसे होंगे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की विफलताओं का स्मारक जो है जनता आराम से देखेगी। राजीव जी 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 बिल्कुल। जरा अब जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी, अब आप सबके वीडियो ठीक दिख रहे हैं, तो गड़बड़ था। प्रशांत जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए प्लीज। मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है? हाँ, आप बढ़िया आ रहा है। ठीक। देखिए, मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से ये जो बिल आज लाए हैं नरेंद्र मोदी, ये कैसे एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल सेल्फ गोल है। लेकिन जरा उसके पहले इस बिल की कुछ बातें करूं और जो बाकी जो अमरिंदर चर्चा करे उस पर भी चर्चा करता हूं, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि पॉलिटिकल सेल्फ गोल कैसे है। देखिए, 8 से 12 घंटे काम के जो घंटे हैं वो 8 से 12 घंटे कर दिए गए। उसके बाद योजना में 40% रुपए में 40 पैसे जो है वो राज्य सरकारों को देना है। जो जिन राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो नहीं करेंगे इसको। उसके बाद सबसे बड़ा जो इन्होंने जो काम किया है कि काम का, रोजगार का कानूनी अधिकार छीन लिया जनता से, और अब इनकी मर्जी पर है कि ये जिसको रोजगार देंगे उसको रोजगार मिलेगा। और ये जिन पंचायतों को सेलेक्ट करेंगे उन पंचायतों में ही ये नया मनरेगा जी राम जी लागू होगा। यानी आपको जिसने वोट नहीं दिया उन इलाकों में आप नहीं करोगे, ये बदले की भावना से काम करोगे। वही SIR वाला काम, ये SIR वाला काम हो रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद आप देखिए कि दूसरा जो चर्चा आपने की कि इंश्योरेंस में 100% FDI जी, ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाने जैसा कदम है। $600 बिलियन आपका इंश्योरेंस का पैसा बाहर जाएगा। राजीव जी, हम सब इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस में आप एक अपना पर्सनल डेटा देते हैं, वो पर्सनल डेटा बाहर जाएगा। यहां पे LIC, GIC तमाम कंपनियां बैठ जाएंगी, इनके खिलाफ कॉर्पोरेट साजिशें करके, 3 तिकड़म करके इनको हथिया लेंगे, इनके शेयर्स को मेजॉरिटी के। तो ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा मामला है। और इंश्योरेंस की इतनी बड़ी पैसा होता है कि जब आपका स्टॉक मार्केट डूबता है, जब आपको आर्थिक संकट होता है, तो आप इंश्योरेंस के पैसे से जो है उसको रेस्क्यू करते हैं। वो आपके पास हैंडल चला जाएगा। और तीसरा जो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, इसको आपने सप्लाई साइड का जो लायबिलिटी थी, जो जवाबदेही थी, उसको बंद कर दिया। कल को यहाँ पे चेरनोबिल जैसी घटना हो जाए, कल को यहाँ पे फुकुशिमा जैसी घटना हो जाए,
भोपाल गैस ट्रेजरी जैसी घटना हो जाए, कंपनियों के पास पैसे नहीं होंगे मुआवजा देने के, बहुत बड़ी त्रासदियां होती हैं वो, और प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो भी गिरेगा नीचे। अब मैं आता हूं कि ये कैसे पॉलिटिकल सेल्फ गोल है। देखिए, अभी तक नरेंद्र मोदी जो ला रहे थे, चाहे वो 3 तलाक का बिल लाए हों, चाहे वो वक्फ का बिल लाए हों, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए लाते थे कि जो नफरत की खेती की गई उसमें खाद पानी डालने के लिए वो बिल लाते थे जी। उसका मुसलमानों की भलाई से कोई मतलब नहीं था, और तमाम सारे बिल ये इसीलिए लाते रहे। अब याद कीजिए कि 2009 में मैंने भी किसी चैनल में था और सर्वे किया था। उस सर्वे में मेरा ही सर्वे जो है वो सबसे सही था, क्योंकि मैंने हमारे सर्वे में आया था कि यूपीए की गवर्नमेंट वापस आ रही है। तो यूपीए की सरकार 2009 में वापस कैसे आई थी? मनरेगा से आई थी राजीव जी। मनरेगा इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो मनरेगा ने सरकार को अगर वापस लाया है, और जिन तमाम ग्रामीण लोगों को काम की गारंटी थी, जिसका नरेंद्र मोदी मजाक उड़ा रहे, गड्ढा खोदना, श्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन मनरेगा ने वो काम किया जो आरक्षण नहीं कर पाया। तमाम दलित समाज के लोगों को अगर आरक्षण में नौकरी मिलती है तो नौकरी उसके गांव में नहीं मिलती है, उसको शहर जाना होता है, ब्लॉक जाना होता है, तहसील जाना होता है, तब नौकरी मिलती है, वो वापस नहीं आता है। मनरेगा ने उसके जहां वो रहता है वहीं उसको शक्तिशाली बना दिया, वहीं उसको मोटरसाइकिल दिला दी, वहीं उसको मोबाइल फोन दिला दिया। और ये खटक रहा था आंखों में जो सामंती समाज है उसकी। तो उसके दबाव में, अपने सामंती समाज के दबाव में और कॉरपोरेट के दबाव में उसको सस्ता लेबर चाहिए, ये बिल ले आए। लेकिन आप सोचिए, गरीब राज्य, खासकर उत्तर भारत के राज्य, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 40% वो दे नहीं सकते। इमीडिएटली इसका असर होगा, अगले 2, 3, 4 महीने में इसका असर होगा कि लोगों को गांव में काम मिलना बंद हो जाएगा। देखिए, एसआईआर में आपका हमारा नाम कट जाए तो हमको पता चलता नहीं, जब चुनाव आएगा तो हमें पता चलेगा जब हम वोट डालने जाएंगे कि हमारा नाम नहीं है रोल्स में। काम जिसको मिलता रहा उसको तो कल पता चलेगा सुबह के काम नहीं मिलेगा उसको। तो जब इतनी बड़ी संख्या में गांव में काम नहीं मिलेगा लोगों को तो गुस्सा बढ़ेगा, और फिर वो पॉलिटिकल जो सेल्फ गोल है वो साबित होगा कितना बड़ा पॉलिटिकल सेल्फ गोल है। अगर मनरेगा 2009 में यूपीए की सरकार की वापसी कर सकता है तो मनरेगा का हटाया जाना इनका बिस्तर भी बांध सकता है। जी राजीव जी जी जी। आखिरी सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि मनरेगा का हटाया जाना इनका बिस्तर भी बांध सकता है, यानी बोरिया बिस्तर समेटवा सकता है, जिसको कहते हैं ना, बोरिया बिस्तर बांध लो, अब बस यहां और निकल लो यहां से। और मनरेगा और इस बात को जानते हुए आखिर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय जी, आपके पास भी आना चाहता हूं। गांव से, हम सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, और हम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं हैं कि 12,000 करोड़ के जहाज में घूमे, हाथ में घड़ी विदेश की, चश्मा विदेश का, तमाम चीज़ें विदेश की, और बात करें स्वदेशी की, और उसके बाद गड्ढा खोदने का या ऐसे छोटे काम जिसको कह रहे हैं, ऐसे कामों को लेकर अगर आप भरी सदन में मजाक कर रहे हैं, संसद के अंदर मजाक कर रहे हैं, उन गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। लेकिन धनंजय जी, आप कैसे देखते हैं, क्या ये सेल्फ गोल है मनरेगा का नाम बदलना, और सबसे बड़ी चीज कि यहां महात्मा गांधी का नाम हटाना? और आज कह रहे थे यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कि नरेगा से हमने महात्मा गांधी का नाम नरेगा में जोड़ा था, उसको मनरेगा बनाया था। हमारा मुख्य उद्देश्य यहां है कि गरीबों के हाथ में जो रोजगार था उस रोजगार को आप छीन रहे हैं। आप 100 की जगह 125 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन घंटे बढ़ा रहे हैं। बाकी क्या क्या कर रहे हैं सब कुछ अभी बता चुके हैं प्रशांत टंडन जी और हमारे तमाम साथी। कैसे देखते हैं आप, क्या ये सेल्फ गोल है या कुछ और है, या विपक्ष को और दबाने की कोशिश है?
मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत अच्छी। जी, तो आप सबको नमस्कार। देखिए, इसको दो एंगल से देखना पड़ेगा। दो बिंदु इसमें है। एक बिंदु है जिसमें गांधी है और राम है, और दूसरा बिंदु है जहां पे कानून है, एक्ट है और मिशन है। दो इसके पहलू है। पहले पहलू पे बात करते हैं, फिर दूसरे पहलू पे आएंगे। पहला पहलू ये है कि गांधी और राम, ये देश जो है जब आजाद हुआ तो संविधान ने कहा कि ये देश भारत के लोगों का है, हम भारत के लोग। ये कह रहे हैं भारत संघियों का, भारत देश के नागरिकों का नहीं है, संघी जो संघी हैं उनका देश है। जब हम भारत के लोग कहते हैं तो संविधान का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। संविधान ने कहा है कि हम भारत के लोग हैं जिनका ये देश है। संविधान ने ये अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए, और उस अधिकार के बाद जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने एक और अधिकार दिया और कहा कि आपको रोजगार की गारंटी देते हैं, कानूनी गारंटी देते हैं। जिसे ये अक्सर बोलते रहते हैं कि एमएसपी तो है किसानों के लिए, कहाँ एमएसपी नहीं है, लेकिन वो गारंटी की जो बात कर रहे हैं तो गारंटी की बात ये नहीं करते। ये मजदूरों के लिए कानून जो था वो था कि आपको रोजगार की गारंटी है। अगर धनंजय कुमार को भी अगर जरूरत पड़ जाती है कि मुझे रोजगार चाहिए सरकार से, तो मैं कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन कर सकता हूं, मनरेगा कार्ड, और मैं भी रोजगार की मांग कर सकता हूं और मुझे रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी है। अब ये जो मिशन बना रहे हैं, इस मिशन में गारंटी शब्द गायब हो जाए, गारंटी नहीं है। इस सरकार जो है एक मिशन लेकर के आई है कि हम रोजगार देंगे आपको 125 दिन, और वो 25 दिन आपका अधिकार नहीं है, हम कृपा करेंगे आप पर। अब नरेंद्र मोदी कृपा निधान बन गए। पहले देश के नागरिकों को संविधान ने अधिकार दिया था कि आपका अधिकार है इस देश पर, आपका अधिकार है इस देश के संसाधन पर, आपका अधिकार है इस देश की पूरी व्यवस्था पर। नागरिकों का देश है, लोकतंत्र है, लोक का तंत्र है। नरेंद्र मोदी कह रहा है ये लोक का तंत्र नहीं है, ये कृपा निधान का तंत्र है, हमारा तंत्र। और इसलिए राम को लेकर के आए। जब गांधी की बात करते हैं, देखिए मैं जो बोल रहा हूं किसी के धर्म को आहत नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, इसको समझिएगा। गांधी जो थे, गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि जो है ये देश जो है हर आदमी का देश है, सबका देश है। हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, तेली हो, कोई भी जात का हो, मुसहर हो, सबका देश है। कोई भाषा बोले, सबका देश है। कोई धर्म माने, सबका देश है। और सबके लिए काम करना है। इसलिए जो पहली सरकार बनी 1947 की आजादी के बाद, तो उसमें तमाम विचारधाराओं के लोगों को साथ आने के लिए कहा, और नेहरू से कहा कि सबको शामिल करके सरकार बनाओ। ये क्या मैसेज था? ये मैसेज था कि ये देश सबका है। और आप गांधी को हटाते हैं, गांधी जो है आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन जो राम को लाते हैं तो राजा राम की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि राजा राम ने सबके अधिकारों की बात कहां की? वो राजा थे। तो राजा जो है कृपा निधान होता है, वो कृपा करता है, वो अधिकार नहीं देता है। गांधी ने सबको अधिकार दिया, राम सबको अधिकार नहीं देते। आप गीत गाते हैं कि राम सबके आधार हैं, गाइए। आप संघी हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप अपने धार्मिक विचार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबको अगर मजबूर करेंगे कि हम जो कह रहे हैं वही मानो, तो गड़बड़ है। ये एक तो दिक्कत ये है कि राम को लाए हैं गांधी को हटाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है गांधी राम से नहीं हटेंगे। मैं पर्सनली तौर पे धनंजय कुमार राम से बड़ा गांधी को मानता हूं। अब दूसरी बात पर आते हैं, अधिकार और कानून की बात करता हूं। हमें ये अधिकार जो है किसी ने गिफ्ट नहीं किया है। हमें यह अधिकार इसलिए मिला है कि वो विचार है जिसमें इस देश का रह रहा हर व्यक्ति, इस देश का अधिकार है, उसका अपने आप बाय डिफॉल्ट हमको मिला। हम नागरिक है, यहाँ के हैं। और गांधी ने जो कहा, एक और महत्वपूर्ण बात, कि आपके पास जो आपकी जरूरत से ज्यादा है वो किसी दूसरे का हिस्सा है, वो आपका नहीं है। और गांधी ने जो कहा उसमें यह था कि आपका हृदय परिवर्तन होगा और सब भाई भाई मिलकर के काम करेंगे, सब बराबर। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? सबको बराबर नहीं मानते। ये मानते हैं कि आम आदमी जो है, जो जिसके पास घर नहीं है, वो सरकारी जमीन पर घर है, उसके घर को तोड़ दो। वो घर देने की बात नहीं करते, घर तोड़ देने की बात करते। जो स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने,
ये मनरेगा क्या है? स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया कि हम काम करेंगे और बदले में हमको पैसे दीजिए। ये कह रहे हैं कि हम आप पे कृपा करेंगे, हम चाहेंगे तो आपको काम देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, यानी आपका अधिकार नहीं है। अभी देखिए कई सांसद बोले हैं, पहले भी बोला था कि आपने हमको वोट नहीं दिया, हम आपका काम नहीं करेंगे। जी, क्या लोकतंत्र में ऐसा कहा जा सकता है? और ऐसा कहने वाले सांसद को क्या उसकी सदस्यता नहीं छीन लेनी चाहिए थी कि तुम ये जो बाय डिफॉल्ट हमको मिला है उस पर तुम उल्लंघन कर रहे हो, हमारे अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसको छीन रहे हो। नरेंद्र मोदी की सरकार यही कर रही है और ये पहली बार नहीं है। मैं ये भी बताऊं आपको, आप याद कीजिए, देश में पहली बार एक कानून लागू हुआ, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें अंग्रेजों के बाद, आजादी के बाद, इतने साल के बाद वो कानून बना था 2011 12-13 में शायद बना था वो कानून। उसमें क्या था? उसमें कहा गया कि आप किसानों की जमीन कोई जबरदस्ती नहीं छीन सकता, न सरकार छीन सकती है, न कोई प्राइवेट आदमी छीन सकता है। 70 से 80% किसान जब सहमत होंगे अपनी जमीन देने को, तब आप जमीन लेंगे। इन्होंने क्या अध्यादेश लाया? आते ही जिस दिन सरकार बनाई तुरंत अध्यादेश लाया और कहा कि ये सरकार किसानों की जमीन ले सकती है विकास कार्यक्रम की वजह से, और कलेक्टर को उसका बना दिया अधिकार, कलेक्टर किसी की जमीन ले। इनकी मंशा वहां देखिए। फिर लेबर लॉ को किस तरह से इन्होंने बर्बाद किया, और आप कोई मांग नहीं कर सकते हैं, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, और फ्री टू ट्रेड जो है इसको और मजबूत किया है, और आम आदमी के जो कानून के अधिकार थे लेबरर के उसको कमजोर किया है। फिर आप याद कीजिए, आप देख लीजिए, जो जिस समय उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाया या दूसरी जगह कॉरिडोर बना रहे हैं, गंगा सफाई करने की बात कही, क्या गंगा साफ हुई? क्या कॉरिडोर बनने से वहां जो आम आदमी का जो घर टूटा, जो मंदिर टूटे, जो उनका रोजगार गया, उसको दिया इन्होंने? और याद कर लीजिए, जो सत्यपाल मलिक जी नहीं रहे, उन्होंने क्या कहा था कि जब 750 किसानों की जान गई तो हमने प्रधानमंत्री से कहा कि 750 किसानों की जान गई। इन्होंने कहा कि किसानों ने क्या मेरे लिए जान दी? तो ऐसे प्रधानमंत्री, इनको प्रधानमंत्री नहीं कहा जाना चाहिए, तो कृपा निधान है। और ये समझ पा रहे हैं, या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हो, इतना बड़ा आवास मिला है, वो किसने दिया है? वो संविधान ने दिया है। जिस मनुस्मृति को आप लाना चाह रहे हो, जिन संघियों का देश बनाना चाह रहे हो, क्या संघियों की वजह से आप बने हो प्रधानमंत्री? ढेर सारे, जो मुझे तो गुस्सा आ रहा है उन सांसदों पे जो रिजर्व कैटेगरी से आए हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से जो आए हैं सांसद। अगर संविधान नहीं होता तो क्या आप सांसद बनते? क्या आप विधायक बनते? क्या आप मंत्री बनते? लेकिन ये सब स्वार्थ में लीन है, और आम आदमी का जो अधिकार छीना जा रहा है, तमाम अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके लिए कोई लड़ने वाला दिखाई नहीं पड़ता। ये तमाम धनंजय जी बहुत सही कहा गया है कि सब याद रखा जाएगा, समय देर है अंधेर नहीं, बिल्कुल याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। कई लोग हैं, चाहे वो नीतीश बाबू को देखिए, नीतीश कुमार को देखिए क्या कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में बदनामी करवा रहे हैं भारत की, पूरी दुनिया में। पूरा अरब तो छोड़ दीजिए, पूरा विश्व जो है, और उसमें जो भी थोड़ा बहुत सेंसिटिव है, ये बात किसी के हिजाब को उतारने, उठाने या खिसकाने की नहीं है, बात तमीज की है, और एक मुख्यमंत्री की बात है। आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, और बहुत सही कहा था प्रशांत टंडन जी ने कि या तो, और परसों इसी पे चर्चा हम कर रहे थे, तो ये भी था, या तो आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं, या आप उस कुर्सी पर बैठकर इतने अंधे हो गए हैं, माफी, सॉरी टू से फॉर दिस वर्ड, आंखों पे पट्टी बंध गई है कि आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कर क्या रहे हैं? जो आप कह रहे हैं ना, आप SC ST ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय, उनसे चुने हुए लोगों की बात कर रहे हैं। मैं तो उन 2 बैसाखियों की बात कर रहा हूं। इन्हीं 2 के कारण तो आज नरेंद्र मोदी सत्ता पर आसीन है। आज हट जाएं भाई। चंद्रबाबू नायडू कहां हैं? चंद्रबाबू नायडू को जी राम जी नहीं दिखाई दे रहा है, उनको महात्मा गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें, उनको यहां गरीब दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपना 40% दिखाई दे रहा है। आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें 60% भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि चलो 40% हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो 60% वाला हिस्सा है, उस हिस्से में आप क्या गेम कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए।
लेकिन चंद्रबाबू ये नहीं पूछ रहे हैं। इतनी हिम्मत उधर नीतीश बाबू को नहीं हुई क्योंकि उनको सीएम की कुर्सी चाहिए। इधर से कुर्सी छोड़ के उधर फिर सीएम की कुर्सी पर बैठना है, उनका यही चलता रहता है, इधर उधर उधर इधर। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि आखिर किस चीज से आप बंधे हुए हैं। क्या गम, क्या दुख, क्या दर्द और क्या डर, क्या सता रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ सत्ता। और सही आप कह रहे हैं, संविधान। फिर घूम फिर क्या संविधान पे हम आते हैं। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए, मैं आऊंगा तमाम साथियों के पास। जी, तो मैं कह रहा था कि देखिए, नेताओं की तो अपनी चीजें हैं, वो कुर्सी के लिए हम सब जानते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी। लेकिन हम नागरिकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि हम नागरिकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हमारे अधिकार जो हमें संविधान ने दिए हैं, जो हम दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। आप गांव की बात कर रहे हैं, गांव में आप जाइए, गांव में कोई रोजगार है? किसी किस्म का रोजगार गांव में है? गांव तक रोजगार पहुंचाया गया जो गांधी का सपना। मनरेगा इसलिए नाम दिया गया कि गांव से देश को मजबूत करना चाहते थे गांधी। गांधी ने कहा था कि हमको अगर भारत को मजबूत करना है तो गांव को मजबूत करना होगा। गांव में लोकल जो हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे, ग्रामीण अपनी व्यवस्था बनाएंगे, और पंचायती राज की व्यवस्था थी, उसको इतना मजबूती दी गई। लेकिन उसको कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एक और पहलू जो महत्वपूर्ण है, जो मैं रख देता हूं, हालांकि हमारे साथी साथ रख चुके हैं, कि आप जो 100% पैसा जो कल तक आता था केंद्र सरकार का, और बिना कोई भेदभाव के आता था मनरेगा में पैसा, ये डबल इंजन की सरकार है या सिंगल इंजन की सरकार है या किसकी सरकार है, ये सोच करके पैसा नहीं आता था। जितने आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब के आपको पैसा दिया जाता था। अब ये कह रहे हैं 60-40 करेंगे, 60% केंद्र सरकार देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन ये जो 60-40 का रेशियो है, जीएसटी में इन्होंने क्या किया है, ये देश के सामने है कि जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां इन्होंने पैसे नहीं दिए और लोगों को आना पड़ा कोर्ट। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की बात याद कीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी पैसे नहीं दिए नरेंद्र मोदी ने। इतनी बेईमानी की, इतना भेदभाव किया। तो सवाल सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी के साथ भेदभाव का। और जो कह रहे थे, आपने जो क्लिपिंग दिखाई कि ये मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूं, इसको स्मारक बनाऊंगा। आप स्मारक खुद बने हो, लोकतंत्र के नाम पर कलंक हुआ। आपको प्रधानमंत्री कहना जो है प्रधानमंत्री पद का अपमान है। क्योंकि आप जब कहते हो कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने चुना, उनके अधिकारों का क्या हुआ? 140 करोड़ लोगों ने वोट देकर के आपको प्रधानमंत्री बनाया। आपको प्रधानमंत्री सिर्फ वो नहीं बनाया जो संघी है, जो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, क्षमा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, खड़गे साहब, या जो आप जुलूस दिखा रहे हैं ये संसद के बाहर, इसको गांव तक ले जाना होगा। जब तक गांव के लोगों को अधिकार, स्वाभिमान और कृपा का फर्क नहीं बताएंगे, ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है राजीव भाई। अधिकार, कृपा निधान, जो कृपा करने की बात कर रहे हैं, और गांव को जो मजबूती देने की बात है, इस तीनों पे अगर बात नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। इनका मन बढ़ गया है, इनको लगता है कि हम कैसे भी करके कुछ करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं। अब राम के खिलाफ कौन बोलेगा? अब राम हम ले आए हैं अब, लेकिन राम को इन्होंने ढाल बनाया हुआ, राम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं। अब ये खुल करके बोलना पड़ेगा कि ये जो कर रहे हैं वो राम को बदनाम कर रहे हैं। और धर्म के नाम पर जितने तमाशे हैं, चाहे कोई नीतीश कुमार कर रहे हो, चाहे कोई, अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है राजीव भाई, आप याद कीजिए, राजस्थान में भी एक हिंदू महिला आई थी, बुर्का, ये घूंघट डाल करके, तो उसको अशोक गहलोत जी ने घूंघट हटा दिया था। उस समय भी एक मुस्लिम महिला थी, बुर्का पहन के आई थी, उसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने, कुछ बोला भी नहीं, उस पर भी बात चल रही है। तो बात है कि आप जबरदस्ती कैसे करोगे। बात यह है कि आप, लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से धार्मिक कट्टरपंथ जो है हवा देने लगता है, चीजों को एक अलग दिशा में लेके चला जाता है। अरे आप बात कीजिए नागरिक अधिकार की, ये किसी के पास ये अधिकार नहीं है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो कि प्रधानमंत्री हो, कि हमसे कोई जबरदस्ती काम करवाए। ये मेरा मन है, मैं बुर्का पहन के आऊं, मैं क्या पहन के आऊं, ये मेरा मन है, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, ये मेरा मन है, मैं क्या करूं ना करूं। आप कहने वाले कौन होते हैं? ये देश किसी प्रधानमंत्री का नहीं है,
ये देश किसी नीतीश कुमार नायडू या किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, ये देश हम सब नागरिकों का है। ये समझना, जानना और हर नागरिकों का अधिकार स्वाभिमान के साथ जीना है। ये व्यक्ति की गरिमा जो शब्द है संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ, व्यक्ति की गरिमा को रौंद दिया है। हर जगह ये कृपा निधान बने हुए हैं, हर जगह ये दया कर रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहा है, फलाना दे रहा है, ये मुफ्त में दे रहा है। क्या कृपा निधान, क्या दया, कुछ क्या है ये कुछ नहीं है धनंजय जी, कोई कृपा निधान नहीं, ना ही कोई दया। ये योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, उन योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सी नई योजना आ गई, पुरानी योजनाओं को खत्म करके आप उसका सत्यानाश कर रहे हैं। एक एक योजनाओं पे ये एक छोटा सा सेशन है जा रहा है, इसके बाद एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे और हम तमाम दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि यहां कैसे कैसे इसी सेशन में कितनी योजनाओं को ध्वस्त किया गया है। और अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, प्रशांत जी आपके पास आता हूं, फिर शकील जी आपके पास। प्रशांत जी कह भी रहे थे कि कैसे यहां पर चाहे न्यूक्लियर बिल हो, चाहे वो इधर इंश्योरेंस का बिल हो, या जी राम जी लेके आए, आप एक एक बिल को देखिए ना। एक बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है, हायर एजुकेशन का बिल, जिसमें यूजीसी को खत्म करने की बात है। तो ये इस ढंग से आप सबको तो खत्म कर रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं। और रही बात क्या शहर क्या गांव, शहर क्या बिहार में, जिस बिहार में अभी बल्ले बल्ले कह रहे हैं, उछल रहे हैं, उस बिहार में क्या शहर से लोगों का पलायन नहीं होता? चलिए एक मिनट जरा सीधा राज्यसभा चलते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, वो बोल रहे हैं और बहुत शानदार अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जरा सुन लेते हैं इसी मसले पे, जी राम जी पे, और फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं, शकील जी और आप तमाम साथियों आप सबके पास आता हूं। जरा एक मिनट सुनते हैं। और वो जमीनें मान्यवर वो जमीनें जो ली जा रही हैं किसानों से, वो जमीनें बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं। किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे आप धंधा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। ये मजदूरों का हक मारने का काम जो आप कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, मानवर बोले, जब ये मनरेगा योजना लाई गई तो इस बिल को अस्थायी समिति में भेजा गया था। आज जब आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, इसको अस्थायी समिति में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप छिपाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? ये आप बताइए। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस देश का मजदूर आपके खिलाफ खड़ा होगा, अपनी आवाज को बुलंद करेगा। इंकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ इन्होंने अपना भाषण खत्म किया। संजय सिंह अच्छा बोलते हैं और बहुत तैयारी करके आते हैं, और इसलिए यहाँ और ऐसे अभी चूंकि बहस चल रही है, वहाँ पे लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे थे, लाइव कवरेज सीधे राज्यसभा में से। और राज्यसभा में इस वक्त बहस चल रही है इसी जी राम जी पर, विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसको मनरेगा की जगह पर लाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राम जी के नाम पे आपको कोई योजना लानी ही थी तो कुछ और ले आते, अपने लिए बहुत कुछ था, आप ले आते। मनरेगा जिसको आप कह रहे थे कि इसको जीता जागता स्मारक बनाऊंगा, उस मनरेगा को जीते जागते दफन क्यों कर रहे हैं आप? यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। ये अब नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के वैसाखियों पर खड़े हैं। इस बात को कॉर्पोरेट ने समझ लिया है, और दूसरा कॉर्पोरेट ने समझ लिया कि ट्रंप ने इनको बहुत कमजोर कर दिया। जो 50 बार उसने कह दिया कि सीज फायर उसने कराया, और अभी जो
अमेरिका का डेलीगेशन आया था टैरिफ पे बात करने, वो वापस जा चुका है। मैं उसकी खबर भी बताऊंगा बाद में। लेकिन ये कॉरपोरेट के आगे नरेंद्र मोदी ने पूरा सरेंडर किया। इस तीनों बिल में, इंश्योरेंस बिल, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल और मनरेगा को खत्म करके जी राम जी लाने का जो बिल है, ये पूरा कॉरपोरेट के आगे सरेंडर है। और ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कमजोर हो चुके हैं राजनीतिक रूप से और उन्होंने नतमस्तक कर दिया है कि मुझे बचाओ। कॉरपोरेट अपना मीडिया लगा के इनको बचा रहा है, वो आगे ही बचाएगा। लेकिन कॉरपोरेट को ये मतलब नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहें या ना रहें। उसने भांप लिया है कि 2029 के बाद ये नहीं होंगे, तो अब वो इनसे मैक्सिमम, आपने गन्ने का जूस निकलते हुए देखा होगा ना, वो 3-4 बार डालता है, पूरा निचोड़ लेता है,